अज़दुद्दीन ओवैसी ने अब मजलिस बुला ली है। सीने पर फिलिस्तीन का झंडा लगा लिया है। लाउडस्पीकर की साउंड बढ़ाकर अल्लाहू अकबर और फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा भी बुलंद कर दिया है। तो क्या अब गाजा के नाम पर मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन पर उनकी मोनोपोली हो जाएगी? कांग्रेस और उसके इंडिया अलायंस देखते रह जाएंगे? अभी तक तो ओवैसी की पार्टी कांग्रेस का वोट काटती रही है, लेकिन इस बार उनका पूरा इरादा पूरा का पूरा मुस्लिम वोट बैंक खुद पचा जाने का है। उनकी जुबान पर नाम तो मोदी और योगी का है, लेकिन वो तीर किसी और को लगने वाला है। ओवैसी क्यों कह रहे हैं कि योगी बुक कर दो? मोदी से ऐसा उन्हें क्या चाहिए जो उन्हें मुस्लिम वोट दिलाएगा? ओवैसी को क्यों लगता है कि उन्हें हर स्पीच में मोदी, योगी और फिलिस्तीन, हमास की कीवर्ड यूज करने की चाहिए? फिलिस्तीन फिलिस्तीन सब कर रहे हैं, लेकिन इससे सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पॉइंट्स कौन स्कोर कर रहा है? इस रिपोर्ट में मिलेगा आपको हर सवाल का जवाब। क्या भाईजान भारतीय मुसलमानों का सुप्रीम लीडर बनना चाहते हैं? क्या गाजा पट्टी की लड़ाई से भारत में मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन होगा? क्या इजराइल फिलिस्तीन युद्ध 23 में भी चलेगा और 24 में भी चलेगा? फलस्तीन, जोर से नारा लगाइए, फलस्तीन, फलस्तीन, फलस्तीन। मस्जिद अक्सा जिंदाबाद, मस्जिद अक्सा जिंदाबाद, मस्जिद अक्सा जिंदाबाद, बैतुल मुक़द्दस जिंदाबाद। एआईएमआईएम ने हैदराबाद में जलसा बुलाया। मुद्दा था फिलिस्तीन गाजा पर इजराइल के कथित जुल्म सितम का। हम हमारी हुकूमत से इस बात का मुतालिबा करते हैं कि जिस तरह 1987 में श्रीलंका में जाफना में जब तमिलियंस पर यह इस तरह का मुहासरा कर लिया गया था, तो भारत की हुकूमत ने प्लेन के जरिए से तमिलियन जो जाफना में फंसे हुए थे उनको खाना तकसीम किया था। इसी तरीके से हम अमेरिका को याद दिलाते हैं, बरतानिया को, फ्रांस को, कि जब दूसरी जंग अजीम 1948 से 1949 मई तक जब बर्लिन पर कब्जा हो रहा था, तो अमेरिका ने सोवियत यूनियन को कहकर एक कॉरिडोर बनाया था ताकि वहां पर बर्लिन के लोगों को खाना मिल सके। ये तमाम चीजें सामने हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यहां बैठकर गाजा की आवाम की तकलीफ को महसूस करिए, फलस्तीनियों के लिए दुआ फरमाइए। दरअसल हैदराबाद वाले भाईजान को 23 के साथ 24 भी दिख रहा है। विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। जो नैरेटिव ओवैसी का रहता है उसमें तो इजराइल और फिलिस्तीन पूरी तरह से फिट होते हैं। हमारे वजीर आजम से कहना चाहेंगे कि मोदी जी रोको जो गाजा में जुल्म हो रहा है फलस्तीनियों पर। आपने कहा कि इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल, तो सॉलिडारिटी दिखाओ, रोको उन लोगों को। 21 लाख में से 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। अभी हमारे मुल्क के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया, क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई फलस्तीन का नाम लेगा तो उसको बुक कर दो। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया हूं। मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। फलस्तीन सिर्फ मुसलमानों का अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन इंसानियत का मसला है। और हम उस बाबा मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे, अगर आपको केस बुक करना है तो विजारत खारजा MEA पर केस बुक करना पड़ेगा। इसलिए हैदराबाद में एआईएमआईएम मुख्यालय पर ओवैसी की रैली में खुद असदुद्दीन ओवैसी ने फिलिस्तीन जिंदाबाद और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। मौलाना और धर्मगुरु भी इस रैली में शरीक हुए।
मुस्लिम महिलाओं से भी इजराइल के खिलाफ नारे लगवाए गए। जिस ख्वाब को पूरा करने के लिए ओवैसी ने टॉप पर फिलिस्तीन का टॉपिक रखा है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। एमपी की 33 विधानसभा सीटों पर ओवैसी की नजर है। एआईएमआईएम के सर्वे में यहां 14.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। ओवैसी ने राजस्थान चुनाव में भी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। यहां भी उनकी नजर मुस्लिम वोटर्स वाली सीटों पर है। उनकी पार्टी पहली बार राजस्थान के मैदान में उतरी है। एआईएमआईएम ने जयपुर के हवा महल, सीकर के फतेहपुर और भरतपुर के कामा से उम्मीदवार उतार दिए हैं। ओवैसी इस बात का भी इशारा कर चुके हैं कि वो राजस्थान में 30 से 40 उम्मीदवार उतारने वाले हैं। वहीं तेलंगाना में करीब 40 सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। इन सीटों पर ओवैसी की पार्टी जीत हासिल करना चाहती है। ओवैसी के इलाके हैदराबाद जिले की 15 सीटों पर भी मुस्लिम आबादी काफी है। ओवैसी के लिए बड़ी जीत तभी मुमकिन है जब मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन में वो कामयाब होते हैं, क्योंकि अभी तक तो वो कांग्रेस का वोट तो काटते रहे हैं, लेकिन किसी भी राज्य में दम नहीं दिखा पाए हैं। लेकिन इस बार फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाकर उनकी कोशिश मुसलमानों का सुप्रीम लीडर बनने की है। मैं सलाम करता हूं फलस्तीन के उन मासूम बच्चों को जो अपने माँ बाप की लाशों को देखकर भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूं वो फलस्तीन की माओं को जिन्होंने अपने औलाद की लाशों को देखकर भी कह रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दस हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं सलाम करता हूं उन बुजुर्गों को जो अपने सामने अपनी औलाद की शहादत को देखकर भी कहते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी तो भी मरा नहीं, हम जिंदा हैं। इजराइल और फिलिस्तीन पर मोदी की लाइन क्लियर है, लेकिन भारतीय मुसलमानों को बहकाने की मुहिम चलाई जा रही है। ओवैसी की सभाओं में इजराइल में हमास की दहशतगर्दी का जिक्र नहीं किया जा रहा, लेकिन मोदी सरकार को देश की फिलिस्तीन नीति जरूर याद दिलाई जा रही है। एड इंडिया भिजा रहा है, मगर इजराइल ये कह रहा है कि हम एड अलाउ नहीं करेंगे। हम जो है राफा से, इजिप्ट से, राफा से गाजा में एड भिजाने की बात कर रहे हैं। हमारे प्लेन्स भी चले गए हैं, मगर और हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से डिमांड करते हैं कि वो पहले सीज फायर कराए, वहाँ पर गाजा में सीज फायर कराए, गाजा में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोला जाए। गाजा में 50,000 महिला प्रेग्नेंट है, अस्पताल ख़त्म हो रहे हैं, अस्पतालों में बिजली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है। तो हम हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये अपील करते हैं, डिमांड करते हैं कि वो इजराइल पर, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री G20 के भी अब हमारे पास प्रेसिडेंसी है, तो हम जब यूक्रेन पर हमले का कंडेम करते हैं तो ये भी हमला कंडेम करके वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एक कॉरिडोर खोलना चाहिए ताकि गाजा की जनता को ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिल सके। ओवैसी फिलिस्तीन कर रहे हैं, मोदी को कोस रहे हैं, लेकिन गाजा के लोगों की मदद भी मोदी ही कर रहे हैं। अगर आंखें मोदी का काम देखने को तैयार नहीं तो इन तस्वीरों को ही ओवैसी देख लें। भारत ने फिलिस्तीन के लिए लगभग 6.5 टन मेडिकल एड और 32 टन आपदा राहत सामग्री भेजी है। इसमें आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल आइटम्स, टेंट, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, स्वच्छता का सामान, वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट सहित अन्य जरूरी आइटम्स शामिल हैं। ओवैसी फिलिस्तीन के लिए जिस मानवीय सहायता की बात कर रहे हैं वो मोदी पहले ही भेज चुके हैं। साफ दिखता है कि सिर्फ मुस्लिम वोटों की फिक्र में फिलिस्तीन का जिक्र किया जा रहा है। ओवैसी की रैली में गाजा के लोगों के लिए दुआएं की गई, मुसलमानों से फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगवाए गए, पीएम मोदी से गाजा में सीज फायर करवाने की अपील और इजराइल से हमले रोकने की मांग की गई। रैली में मौलानाओं और इस्लामिक धर्म गुरुओं ने भी तकरीरें दी। सीरिया बना लिया, सऊदी अरब बना लिया, इत्तेहाद को तोड़ा 100 साल पहले। आज 100 साल के बाद तुम्हें आज पानी की बोतल भी नहीं दी जा रही है। तो अपने आप को समझो, गलती खता ने एक वक्त हुई थी, लम्हे ने की थी, सदियों सजा पा रहे। तो हमें अपने आका की तालीमात पर चलना है और फलस्तीनी भाई वहां पर तड़प रहे हैं। खुनूते नाजिला पढ़ा करो, हम यही कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ साथ वो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसका बायकॉट कर सकते हैं। आप और भी कर सकते हैं। आखिरी जुमला वो सारे सेकुलर भाइयों के लिए
जो अभी कलम तैयबा की दौलत से मालामाल नहीं हुए कि ये सिर्फ मुसलमान की और यहूद की जंग नहीं है, ये एक मजलूम और जालिम का मामला है। तीसरी वजह किबले अव्वल है। फलस्तीन का साथ देने के लिए मुसलमान होने की जरूरत नहीं है, इंसान होना जरूरी है। फिलिस्तीन और हमास एक नहीं है। हमास एक घोषित आतंकी संगठन है जो गाजा पर काबिज है, लेकिन फिलिस्तीन का दर्द देखने वालों को इजराइल की चोट नहीं दिखती। हालांकि इजराइल की परवाह करने ताकतवर मुल्कों की कमी नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और जर्मनी के चांसलर के इजराइल दौरे के बाद अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इजराइल पहुंच गए हैं। वहीं अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के नेताओं ने इजराइल को अपना समर्थन देते हुए उसके साथ एकजुटता दिखाई है और कहा कि इजराइल के पास अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। हमास इजराइल की जंग के 18वें दिन कुल 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि इजराइल में 1400 लोगों की जान जा चुकी है। हमास को इजराइल ने बहुत बड़ी धमकी दे दी है। इजराइल ने साफ साफ कह दिया है कि हमास ने अगर बंधकों को रिहा नहीं किया तो एक साथ 3 तरफ से हमला होगा। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक साथ हमला बोल देंगी। युद्ध के बीच गाजा के अस्पतालों में भारी बिजली संकट है, फ्यूल खत्म हो रहा है और इजराइल फ्यूल सप्लाई बंद कर चुका है। अस्पतालों में सिर्फ 2-3 दिन का फ्यूल बचा है। अगर फ्यूल खत्म हुआ तो अस्पताल में तबाही मचेगी। इजराइल हमास के आतंकियों को चुन चुन कर मार रहा है। इजराइल की सेना हमास के एक एक ठिकाने को मिट्टी में मिला रही है। ये तस्वीर गाजा शहर की है। बहुमंजिला इमारत इजराइल के हमले में जमींदोज हो गई। बताया जा रहा है कि इसी बिल्डिंग में हमास का डिप्टी चीफ रहता था। इसे इजरायली एयरफोर्स ने तबाह कर दिया है। 24 घंटे में हमास के 320 ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं और इन हमलों में 24 घंटों के अंदर गाजा में 436 मौत लोगों की हो चुकी है। उधर हमास अब भी इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है, लेकिन इजराइल का डिफेंस सिस्टम एक्शन में है। हवा में टक्कर हुई और रॉकेट आसमान में ही मार गिराए गए। ये जमीन तक नहीं पहुंच पाए। ऐसी ही 5000 रॉकेट हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर दागे थे और उनमें से कई इंटरसेप्ट नहीं हो पाए और इजराइल में तबाही मच गई थी। इस बीच में हमास के कब्जे से 50 बंधकों की रिहाई की कोशिश फेल हो गई। इस रिहाई की मध्यस्थता अमेरिका और कतर कर रहे थे। रिहाई की डील फेल इसलिए हुई क्योंकि हमास की शर्त मानने के लिए इजराइल तैयार नहीं हो रहा है। इजराइल का कहना है कि अस्पताल के नाम पर फ्यूल मांग रहा हमास खुद इसका इस्तेमाल करना चाहता है। करंट स्टेटस ये है कि हमास के कब्जे में अब भी 220 बंधक हैं। हमास ने अब तक 4 बंधक महिलाओं को रिहा किया है। 20 अक्टूबर को 2 अमेरिकी महिलाओं को रिहा किया गया था। ये दोनों मां बेटी हैं। कल हमास ने 2 इजरायली महिलाओं को रिहा किया है।